नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का, जिसमें होती है खेल खबरों के साथ खेल और खिलाड़ियों की बातें। इस कार्यक्रम में तमाम खेल खबरों का विश्लेषण और उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राजेश राय। राजेश, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 101 रन से हराकर 2 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बनाई। इस जीत के साथ ही आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में न्यूजीलैंड ने पहला स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच को सिडनी में ही आयोजित कराने का फैसला किया गया है। और इंडियन सुपर लीग में गोवा में अब से कुछ देर बाद मेजबान गोवा का मुकाबला हैदराबाद एफसी से होगा। ओवल में न्यूजीलैंड के साथ 2 टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 101 रन से हराकर इस सत्र में घरेलू टेस्ट मैचों की जीत की हैट्रिक लगाई है और 2 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त भी बना ली है। इसके साथ ही पहली बार न्यूजीलैंड टीम विश्व टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर नंबर 1 टीम बन गई है। पाकिस्तान ने हालांकि उसे कड़ी चुनौती दी और इस सत्र में पहली बार न्यूजीलैंड का कोई टेस्ट 5वें दिन तक खिंचा। न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 431 रन बनाए थे। जवाब में पाकिस्तान की पहली पारी 239 रन पर सिमट गई थी। न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में 180 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 271 रन ही बना सकी और न्यूजीलैंड ने मैच 101 रन से जीत लिया। आइए सुनते इस मैच के बारे में हमारी सहयोगी दिव्या तोमर की ये रिपोर्ट। ओवल के माउंट मॉन्टगोमरी मैदान में न्यूजीलैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 101 रन से हरा दिया है। पाकिस्तानी बल्लेबाज फवाद आलम और कप्तान मोहम्मद रिजवान ने मैच ड्रॉ कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के सामने 373 रन का लक्ष्य रखा था, लेकिन 5वें दिन पाक की पारी 271 रनों पर सिमट गई। पाकिस्तान की ओर से फवाद आलम ने 102 और मोहम्मद रिजवान ने 60 रनों की पारी खेली। इस जीत के साथ ही कीवी टीम टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 टीम बन गई है। इससे पहले पाकिस्तान ने दूसरी पारी में 3 विकेट पर 71 रन से आगे खेलना शुरू किया था। न्यूजीलैंड को सुबह पहली सफलता मिली जब ट्रेंट बोल्ट ने अजहर अली को दिन की तीसरी ही गेंद पर पवेलियन भेजा। इसके बाद फवाद आलम और मोहम्मद रिजवान ने 167 रन की साझेदारी करके 5वें और आखिरी दिन न्यूजीलैंड की जीत की उम्मीदों पर लगभग पानी फेर दिया था। चाय तक पाकिस्तान के 4 विकेट पर 215 रन थे, लेकिन तीसरे सेशन में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी की। काइल जेमिसन ने फवाद रिजवान के बीच साझेदारी को तोड़ा। पाक कप्तान के आउट होते ही 11 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में शतक जड़ने वाले फवाद आलम भी नील वेगनर की गेंद पर आउट हो गए। न्यूजीलैंड की ओर से दूसरी पारी में ट्रेंट बोल्ट, टिम साउथी, काइल जेमिसन, नील वेगनर और मिशेल सेंटनर ने 2-2 विकेट लिए। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन मैन ऑफ द मैच चुने गए। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में केन विलियमसन के 129 रनों की बदौलत 431 रन बनाए थे। इसके बाद कीवी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान को 239 रन पर आउट करके 192 रन की बढ़त दिला दी। न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी 5 विकेट पर 180 रन घोषित की। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउथी ने इस मैच में 4 विकेट लिए। टिम साउथी, रिचर्ड हेडली और डैनियल विटोरी के बाद 300 टेस्ट विकेट लेने वाले न्यूजीलैंड के तीसरे और दुनिया के 34वें गेंदबाज बन गए। उन्होंने 76 टेस्ट में इस आंकड़े को छुआ। दिव्या तोमर, स्पोर्ट्स स्कैन। तो अगर हम देखें तो राजेश, जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने इस मैच में जीता और एक उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि अगर हम देखें तो दूसरी पारी उन्होंने 180 रन पे घोषित कर दी थी, तो पूरा कैलकुलेशन था कि इस मैच को जीत जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान ने काफी कोशिश करी इस मैच को ड्रॉ कराने की। देखिए, चौथी पारी में करीब 450 का जो टारगेट अचीव करना होता है बहुत मुश्किल होता है, और आखिरी दिन मैच का जो अंतिम 5वां और अंतिम दिन है जी, उस दिन अगर आपको 300 से ऊपर का टारगेट अचीव करना हो तो वो और भी मुश्किल हो जाता है। तो पाकिस्तान की कोशिश पूरी ये थी कि इस मैच को ड्रॉ करा लें। जीतने के अंदाज में तो नहीं खेल रहे थे, ड्रॉ के लिए जरूर खेल रहे थे, और चायकाल तक उन्होंने इस कोशिश में काफी हद तक सफलता भी हासिल की थी। लेकिन जो आखिरी सेशन था और जो फवाद आलम और मोहम्मद रिजवान की जब जोड़ी टूटी, उसके बाद जो पाकिस्तान के बचे हुए बल्लेबाज थे वो फिर कोलैप्स कर गए। देखिए, जब मैच खत्म हुआ था, समाप्त हुआ था, उस समय केवल 4.3 ओवर फेंके जाने बाकी थे जी। यानी 4.3 ओवर अगर पाकिस्तान की आखिरी जोड़ी किसी तरह से निकाल लेती तो शायद ये मैच ड्रॉ हो जाता।
लेकिन 4.3 ओवर पहले ही उनकी पारी सिमट गई और न्यूजीलैंड ने ये मुकाबला जीत लिया। तारीफ न्यूजीलैंड के कॉन्फिडेंस की करनी पड़ेगी। इससे पहले जो वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज खेली थी, दोनों टेस्ट न्यूजीलैंड ने पारी के अंतर से जीते थे जी। इस मुकाबले को उन्होंने 101 रन से जीता है। अब अगला टेस्ट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नए साल में वो टेस्ट जाएगा। वो इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि उस टेस्ट को भी जीतने से जो न्यूजीलैंड की आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें हैं वो ज्यादा बढ़ जाएंगी। बिल्कुल, और इसके साथ ही यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पिच में, ओवल में जिस तरीके से 611 रन न्यूजीलैंड ने टोटल अगर हम देखें तो बनाए, जबकि पाकिस्तान 510 रन का एक स्कोर बना पाई। हालांकि पूरी कोशिश करी, लेकिन जिस तरीके से ओवरऑल इस समय पिछले सत्र में भी अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड का जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, एक बहुत ही सशक्त टीम के रूप में उभर के आ रही है। देखिए, अपने होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड वास्तव में बहुत ही डोमिनेंट टीम है। उसकी बॉलिंग बहुत खतरनाक हो जाती है अगर वो अपनी पिचों पर खेलते हैं। उसके तमाम जो फास्ट बॉलर्स हैं वो खतरनाक दिखाई देते हैं। उनके जो बैट्समैन है, खासतौर पर कप्तान केन विलियमसन, जिन्होंने इस मैच में भी शतक बनाया था, वो बहुत शानदार बैटिंग करते हैं। तो ओवरऑल जो न्यूजीलैंड का परफॉर्मेंस है, अगर इस साल का 2020 का शुरुआती महीना अगर आपको याद हो तो न्यूजीलैंड ने भारत को भी टेस्ट सीरीज में हराया था। वेस्ट इंडीज के उन्होंने टेस्ट सीरीज में हराया। पाकिस्तान से 2 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो चुके हैं। तो न्यूजीलैंड उसी तरह से एक डोमिनेंट फोर्स है अपने घर पर, अपने घरेलू मैदानों पर, जिस तरह से भारतीय टीम अपने घरेलू मैदान पर एक बहुत डोमिनेंट फोर्स रहती है। और इस टेस्ट के साथ ही न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट में हराने के साथ ही आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भी पहला स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया है। आइए सुनते हैं न्यूजीलैंड की सफलता पर हमारी सहयोगी प्रियंका की ये रिपोर्ट। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने साल का अंत बेहद ही यादगार अंदाज में किया है। पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 101 रन से जीतकर टीम ने पहली बार आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया। आज न्यूजीलैंड की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पायदान पर कब्जा जमाया। इससे पहले संयुक्त रूप से दोनों टीमें पहले स्थान पर थी। वेस्ट इंडीज का क्लीन स्वीप करने के बाद आईसीसी रैंकिंग में पहले स्थान के करीब पहुंची न्यूजीलैंड की टीम ने साल का होने से पहले शीर्ष स्थान पर कब्जा जमा लिया है। भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में मिली जीत और पाकिस्तान की आज न्यूजीलैंड के खिलाफ हार ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग को एक नया चैंपियन दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ आज मिली जीत के साथ ही न्यूजीलैंड के 117 अंक हो गए और उसने ऑस्ट्रेलिया से नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर पहली बार ये खिताब हासिल किया है। इसी के साथ ही ऑस्ट्रेलिया 116 अंक के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गया है, जबकि टीम इंडिया 115 अंक लेकर तीसरे स्थान पर है। चौथा स्थान इंग्लैंड की टीम का है जिसके 106 अंक है, जबकि 91 अंकों के साथ श्रीलंका की टीम 5वें स्थान पर है। देखना दिलचस्प होगा कि नए साल में इस रैंकिंग में क्या उतार चढ़ाव होता है। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स स्कैन। अगर हम देखें तो साल के जाते जाते न्यूजीलैंड को इतनी बड़ी सफलता, और किसी भी देश के लिए जब वो रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर काबिज होता है तो कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप इसे। देखिए, हर खिलाड़ी और हर टीम हमेशा ये चाहते हैं कि वो अपने खेल में किसी न किसी समय टॉप पर पहुंचे। और न्यूजीलैंड ने 1930 में अपना टेस्ट सफर शुरू किया था। 90 साल का लंबा अंतराल, 90 साल के लंबे अंतराल के बाद न्यूजीलैंड की टीम आज वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 बन गई है। तो ये एक इस टीम के लिए हम कह सकते हैं इसके पूरे खिलाड़ियों की एक डेडिकेशन है, इनके कप्तान की सफलता है, वहां का जो पूरा बोर्ड है उसकी कामयाबी है, पूरा जो टीम मैनेजमेंट है, ये सभी की एक समन्वित कामयाबी है जिसकी बदौलत न्यूजीलैंड आज जो आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग है उसमें एक नंबर 1 टीम बन गई है। आमतौर पर इस नंबर 1 रैंकिंग पर बहुत पहले अगर हम ध्यान दें, ऑस्ट्रेलिया का जो दबदबा था वो लंबे समय तक चलता रहा था। भारत ने भी बीच में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, विराट कोहली की कप्तानी में नंबर 1 रैंकिंग पर एक अच्छा समय गुजारा था। लेकिन अब न्यूजीलैंड नंबर 1 रैंकिंग पर आ गई है, तो इसका मतलब साफ है कि जो टॉप पर जो आप कह सकते हैं संघर्ष है, जो एक मुकाबला है वो तेज हो गया है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, अब न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये टीमें ऐसी हैं जो एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे सकती हैं, और ये चारों टीमें ऐसी हैं जो अपने अच्छे दिन किसी भी टीम को हरा सकती हैं। तो एक मुकाबला जो हम टॉप पर चाहते हैं कि किसी टीम का एक प्रभुत्व लगातार ना बना रहे, तो न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया, भारत के जो दबदबा था रैंकिंग पर उसको तोड़ा है। अब न्यूजीलैंड की टीम एक फोर्स के रूप में सामने आई है।
अच्छा ये होगा कि अब जब 2021 यानी अगला साल जब शुरू होगा तो उसमें ये न्यूजीलैंड की टीम अपने इस प्रदर्शन को कितना बरकरार रखती है। ठीक है, रैंकिंग में नंबर 1 बनना और नंबर 1 बनने के बाद नंबर 1 पर बने रहना दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो न्यूजीलैंड को अब उन्होंने नंबर 1 रैंकिंग जरूर हासिल कर ली है, लेकिन अब इस सफर को उन्हें आगे बढ़ाना है और मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है, क्योंकि न्यूजीलैंड को भी मालूम है कि वो सारे मैचेस अपने ग्राउंड पे नहीं खेल सकते हैं, उन्हें विदेशी जमीन पर जाकर खेलना होगा और विदेशी जमीन पर जब वो खेलने जाएंगे तब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि इस प्रदर्शन को वो कैसे दोहराते हैं। राजेश, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जिस तरह से रैंकिंग में एक शीर्ष स्थान पर जब आप काबिज हो जाते हैं तो इम्पोर्टेंट ये है कि आगे भी उस स्थान को, और कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है जब आप नंबर 1 पे रहते हैं। आपके फैंस की उम्मीदें, आपके क्रिकेट बोर्ड की उम्मीदें, पूरे देश की उम्मीदें आपके साथ जुड़ जाती हैं कि अब आप शीर्ष पर हैं और आपको मैच में प्रदर्शन भी शीर्ष टीम की तरह ही करना होगा। ठीक है, इसमें ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण बहुत साफ तौर पे दिया जा सकता है। ये टीम इतना डोमिनेंट है, इतनी ज्यादा बेहतरीन टीम ऑस्ट्रेलिया की रही है कि लंबे समय तक, चाहे वो स्टीव वॉ का समय हो, चाहे रिकी पॉन्टिंग का समय हो या माइकल क्लार्क का समय हो, ये नंबर 1 पर जब रहते थे तो लगातार बने रहते थे। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो महेंद्र सिंह धोनी ने भी एक अरसा भारतीय टीम को नंबर 1 रखा, विराट कोहली ने अपनी लगातार कामयाबियों से भारत को नंबर 1 रखा। अब कप्तान केन विलियमसन जो न्यूजीलैंड के कप्तान है, उन पर जिम्मेदारी है कि जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं, जिस तरह से वो दुनिया के शीर्ष बल्लेबाजों में शुमार हैं, उन्हें इस पोजीशन को लंबे समय तक बरकरार रखना है। और बरकरार रखने के लिए सबसे बड़ा जो मूल मंत्र ये है कि आपको विदेशी जमीन पर जाकर जीतना होगा। जो ये सवाल हर जगह किया जाता है कि कुछ टीमें ऐसी हैं जो अपने घर पर बहुत मजबूत साबित होती हैं, लेकिन उनकी असली चुनौती तभी आती है जब विदेशी जमीन पर जाकर वो जीत हासिल करें। बिल्कुल। और राजेश, अभी हम देखें तो 2 बड़े बदलाव हुए हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज चल रही है, भारत ने पिछला मैच जीता है, वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड ने इस मैच को जीता है। तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस, अगर हम आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप तालिका की बात करें जहां पे परसेंटेज के आधार पर टीमों का चयन हो रहा है, वहां पे कितना प्रभाव पड़ेगा या इससे क्या कुछ बदलाव आएगा? क्योंकि जब कोरोना के कारण पीछे कई महीनों तक पूरा जो क्रिकेट था वो सब रुका हुआ, क्रिकेट की तमाम खेल रुके पड़े हुए थे और क्रिकेट की बहुत सारी सीरीज को पोस्टपोन किया गया, रद्द किया गया। तो आईसीसी के सामने एक समस्या ही आ गई थी, जो उनकी जो महत्वाकांक्षी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप है, जिसका फाइनल 2021 में जून में लॉर्ड्स मैदान पर होना है, उसके जो 2 फाइनल टीमें हैं उसका कैसे फैसला किया जाएगा, क्योंकि कुछ टीमें काफी सीरीज खेल चुकी थी और कुछ ने बहुत कम सीरीज खेली थी। तो आईसीसी ने इसमें एक नया फॉर्मूला निकाला कि जिन टीमों ने सीरीज खेली है उनका जो विनिंग परसेंटेज है, उस परसेंटेज के हिसाब से वो निर्धारित करेंगे कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर कौन सी टीमें रहेंगी। अगर अभी मौजूदा स्थिति देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया 76.6% विनिंग मार्जिन के साथ पहले स्थान पर है। भारत का जो ये मार्जिन है वो 72.2% का है। न्यूजीलैंड बहुत क्लोज है 66.7% के हिसाब से और इंग्लैंड 60.8% के हिसाब से। लेकिन अगर आप जो रैंकिंग के जो नंबर हैं अगर उनको देखें तो जो नंबर्स के हिसाब से तो भारत जो इस टेस्ट चैंपियनशिप में वो सबसे ऊपर है, क्योंकि उसके सबसे ज्यादा नंबर है। लेकिन जो प्रतिशत का आंकड़ा आता है उसमें ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब भारत की सीरीज ऑस्ट्रेलिया में चल रही है, 2 मैच हो चुके हैं। न्यूजीलैंड की सीरीज पाकिस्तान के साथ चल रही है, 1 मैच हो चुका है। दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका की भी सीरीज चल रही है, उसका 1 मैच हो चुका है, लेकिन वो दोनों टीमें काफी नीचे हैं, तो वो फाइनल की होड़ में कहीं शामिल नहीं है। इंग्लैंड को अगले साल भारत का दौरा करना, पूरा फुल फ्लैश दौरा करना, जहां पर टेस्ट, वनडे और T20 दोनों होने, तीनों फॉर्मेट में मुकाबले होने हैं। इंग्लैंड के पास उस सीरीज में मौका रहेगा कि वो अपने आप को और इस जो रेस है उसमें आगे ला सकता है। तो भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो जीत उन्होंने मेलबॉर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट में हासिल की है उसको वो अगला सिडनी टेस्ट, उसके बाद ब्रिस्बेन का में जो चौथा टेस्ट 15 जनवरी से होना है उसमें बरकरार रखे। ऑस्ट्रेलिया के लिए टॉप में बने रहना जरूरी है। अगर वो तभी कर पाएगा जब वो जो प्रदर्शन उसने एडिलेड में किया था लेकिन मेलबॉर्न में नहीं दोहरा पाया, अब उसको वापसी करनी होगी सिडनी में। तो ये कैलकुलेशन बहुत अच्छी चल रही है और आईसीसी की जो टेस्ट चैंपियनशिप की तालिका है उसमें जो फाइनल की जो रेस है, फाइनल 2 टीमों के लिए जो रेस है वो लगातार रोमांचक होती जा रही है। बिल्कुल राजेश, आपने बहुत ही विस्तार से इस चीज को समझाया, क्योंकि ये जो आईसीसी ने जो जिस तरह से नया फॉर्मूला निकाला है परसेंटेज के स्थान पर, तो उससे हमारे लिसनर्स को इस चीज को समझने में काफी आसानी हुई होगी।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच को सिडनी में ही आयोजित करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही इन अटकलों पर विराम लग गया है कि कोविड-19 के कारण तीसरा टेस्ट मेलबर्न में हो सकता है। तीसरे टेस्ट का आयोजन 7 जनवरी से होना है। क्रिसमस से पहले सिडनी में कोविड-19 के मामलों में इजाफे के बाद मेलबर्न को तीसरे टेस्ट के स्थान के रूप में स्टैंड बाई के रूप में रखा गया था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की अंतरिम सीईओ निक हॉकले ने कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला का आयोजन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही रहेगा। तो राजेश, बहुत सारी बातें चल रही थी, अटकलें लग रही थी, लेकिन अब फाइनल वर्जन हम ये कह सकते हैं कि ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो आ चुका है कि जो अगला टेस्ट होना है वो सिडनी में ही होगा। देखिए, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके साथ ये भी है, सिडनी में तो खैर तीसरा मैच होना है, ये तो हो गया तय। अब जो नया जो आप कह सकते हैं ऑफिशियल वर्जन ये है कि डेविड वार्नर तीसरे टेस्ट में सिडनी में खेलने जा रहे हैं। तो ये भारत के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि पहले 2 टेस्ट में वार्नर नहीं थे, चोट के कारण वो टीम से बाहर थे, और उसकी वजह से जो ऑस्ट्रेलिया का जो ओपनिंग यानी जो सलामी बल्लेबाजी थी वो बहुत खराब हो रही थी। वार्नर के आने से जरूर ऑस्ट्रेलिया को मजबूती मिलेगी और उनकी जो सलामी बल्लेबाजी है वो कहीं ज्यादा बेहतर हो पाएगी। और दूसरी तरफ भारत का भी एक मामला है, रोहित शर्मा की वापसी का इंतजार हो रहा है। क्या रोहित शर्मा तीसरे टेस्ट में लौटेंगे? अभी तक जो कप्तान अजिंक्य रहाणे उन्होंने कहा है कि उनकी बातचीत हुई है रोहित से और रोहित तीसरे टेस्ट में वापसी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी जो कोच रवि शास्त्री हैं उनका ये कहना है कि वो एक बार रोहित से बात करेंगे, क्या वो पूरी तरह से फिजिकली फिट हैं तीसरे टेस्ट में उतरने के लिए। तो एक बहुत दिलचस्प अगला एक सप्ताह जो है इस मामले में टीम सिलेक्शन को लेकर बहुत दिलचस्प रहेगा, और दोनों टीमें सिडनी के में किस तरह का प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि पहले 2 मैच बहुत रोमांचक रहे हैं और दोनों का परिणाम 8 विकेट से गया है। तो तीसरे मैच में किस तरह का परिणाम जाता है, और जो टीम अगला मैच जीतती है वो सीरीज में बढ़त बनाएगी और उसकी सीरीज जीतने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। जी, तो ये बात थी क्रिकेट की। अब बढ़ते हैं अगले स्पोर्ट्स की ओर। इंडियन सुपर लीग में गोवा में आज मेजबान गोवा का मुकाबला हैदराबाद एफसी से अब से कुछ देर बाद हो रहा है। आइए सुनते हैं आज के इस मैच के बारे में हमारी सहयोगी अलका की ये रिपोर्ट। गोवा में आज सभी फुटबॉल प्रेमियों की नजरें एफसी गोवा और हैदराबाद एफसी के बीच होने वाले मुकाबले पर लगी हुई है। लगातार 2 हार से अंक तालिका में नीचे खिसकने वाली हैदराबाद एफसी की टीम एफसी गोवा की रक्षा पंक्ति की कमजोरियों का फायदा उठाकर जीत की राह पकड़ना चाहेगी। हैदराबाद की टीम अंक तालिका में 8वें स्थान पर है, वहीं दूसरी ओर गोवा 6ठे स्थान पर है, लेकिन कमजोर डिफेंस उसके लिए चिंता का विषय है। उसने 10 गोल किए हैं, लेकिन वहीं 9 गोल खाए भी हैं। हैदराबाद के कोच मैनुअल मार्क्वेज गोवा की कमजोरी को जानते हैं और साथ ही ये भी जानते हैं कि उनके पास यही जीत का मौका होगा। मार्क्वेज ने कहा कि अगर आप आक्रामक टीम हैं तो डिफेंस में आपके साथ समस्या हो सकती है। उनके पास अच्छे खिलाड़ी हैं और हर कोई ये जानता है। वहीं दूसरी ओर गोवा के कोच जुआन फेर्नांडो का ध्यान भी रक्षा पंक्ति पर लगा है। उन्होंने कहा कि हम रक्षा पंक्ति पर विशेष रूप से काम कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आज के मुकाबले में किस टीम का पलड़ा भारी रहता है। अलका सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। बिल्कुल राजेश, जैसा कि देखें तो मेजबान गोवा की टीम है आज, तो इसके प्रदर्शन पर नजर रहेंगे ही। और इसके अलावा एक जो बड़ा कल एटीके मोहन बागान जो है और चेन्नई एफसी के बीच में जो मुकाबला हुआ था, उसमें मोहन बागान जो है अब शीर्ष टीम बन गई है मुंबई इंडियंस को पीछे छोड़कर। देखिए, जहां तक गोवा की बात है ये उसका 9वां मैच होगा, जबकि हैदराबाद की टीम अपना 8वां मैच खेलेगी। अगर पॉइंट टेबल पे देखते हैं तो गोवा के पास 11 पॉइंट हैं और हैदराबाद के पास 9 पॉइंट हैं। तो दोनों टीमों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है कि वो इस मैच में जीत हासिल करें और अपनी पॉइंट टेबल को आगे ले जाएं। अगर गोवा जीतता है तो वो कम से कम 5वें नंबर पे पहुंच जाएगा, और अगर हैदराबाद भी जीतता है तो उसके पास भी संभावना है कि वो तालिका में 5वें नंबर पर पहुंच जाएगा। लेकिन अभी तक का जो दोनों टीमों का प्रदर्शन रहा है बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा है। गोवा ने 8 मैचों में 3 मैच जीते हैं और हैदराबाद ने 7 मैचों में 2 मैच जीते हैं। तो इन दोनों टीमों को अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ाना होगा यदि इन्हें फाइनल की होड़ में पहुंचना है। बिल्कुल, ठीक है। मोहन बागान के 8 मैचों में 5 जीत 1 हार के साथ 2 मैच ड्रॉ रहे हैं और उसके मुंबई सिटी से 1 अंक ज्यादा यानी 17 अंक हैं। तो श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। राजेश, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। श्रोताओं, स्पोर्ट्स स्कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।